हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन का आज इस लेक्चर के अंदर कवरेज करेंगे और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही मीनिंगफुल नॉलेजेबल होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 194 क्यू से। पहला क्वेश्चन आज के हमारे इस लेक्चर का है, 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी कब होती है। तो इसका आंसर है जब भी क्या होता है, परचेज होता है, परचेज पे एप्लीकेबिलिटी होती है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, परचेज किस चीज का, अगर हम सर्विस परचेज कर रहे हैं तो भी क्या 194 क्यू एप्लीकेबल होगा या सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स पर ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। सर्विस पे क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगर ये परचेज ऑफ गुड्स है तो टीडीएस ऑब्वियसली बात है कौन करेगा, बायर करेगा। तो यहाँ पर कौन सा बायर क्या है, कवर है, कौन सा बायर कवर है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर उस बायर को हमने कवर कर रखा है जिसका टर्नओवर ऑफ क्या है, बिजनेस है। ठीक है ना, बिजनेस का टर्नओवर कितने से ज्यादा हो, 10 सीआर से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि टीडीएस कौन करेगा। ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, बायर करेगा। और कौन सा बायर करेगा, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है, ये 10 करोड़ से ज्यादा का जो टर्नओवर देखना है, ये हमें कौन सी ईयर का देखना है। 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, 10 करोड़ और मोर नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा। तो कौन सी ईयर का देखना है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर है ये हमें हमारे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं देख सकते हम, हमेशा कौन सा, इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये हम सेक्शन 21 22 के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है 20-21 में जिस भी बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो उन बायर पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हमारे चौथे क्वेश्चन का भी क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कौन से बायर कवर है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है। ठीक है ना, कौन से बायर यहाँ पर क्या है, कवर है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, कौन से हैं। तो अगले बहुत बढ़िया क्वेश्चन का शानदार जवाब है, सिर्फ हमने क्या मेंशन करा है, वो बायर जिनका बिजनेस का टर्नओवर क्या होना चाहिए, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, एचयूएफ हो, ठीक है ना, कोई भी हो, सभी बायर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। मतलब ठीक है ना, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर था, पांचवा। कौन हो, रेसिडेंट हो तो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और अगर आप नॉन रेसिडेंट बायर हो तो भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टीडीएस करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नॉन रेसिडेंट, ठीक है ना, कोई परचेज करता है, उसका टर्नओवर पिछले साल का 10 करोड़ से ज्यादा था, वो कैसे टीडीएस डिडक्ट करेगा, इंडिया में कैसे टीडीएस क्या करेगा, जमा कराएगा, टीडीएस के रिटर्न कैसे क्या करेगा, फाइल करेगा, कैसे सर्टिफिकेशन करेगा, ऐसी कंप्लाइंस कब कैसे कर पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे क्वेश्चन का प्यारा जवाब है, हमने यहाँ पर उन नॉन रेसिडेंट को कवर किया है जिनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो और जो उन्होंने परचेज करी है वो परचेज उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से इफेक्टिवली कनेक्टेड हो। तो देखिए, इतने में से 6 क्वेश्चन के क्या दे दिए, आंसर दे दिए। ठीक है ना, तो सवाल बनता है, इसका मतलब मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया में क्या नहीं है, पीई नहीं है, या फिर अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में पीई है लेकिन जो परचेज करी है वो उस पीई से इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं है, तो क्या उस बायर पे 194 क्यू का टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका आंसर है, देखिए अगले क्वेश्चन का, नॉन रेसिडेंट और जिसका इंडिया में क्या नहीं है, पीई नहीं है, ठीक है ना, उसको वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा, वो बायर नहीं है। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और अगर आपका पीई भी है लेकिन वो परचेज जो है उस पीई से इफेक्टिवली क्या नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो भी वो बायर यहाँ पर कवर नहीं है। तो ये लीजिए, देखिए इतने में से 7 क्वेश्चन के क्या मिल गए हैं, हमको आंसर मिल गए हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन के हमको यहाँ पर क्या मिल चुके हैं, आंसर मिल चुके हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या सवाल है, पिछले साल हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तो बायर है, टीडीएस होगा, क्या टीडीएस परचेज ऑफ गुड्स पे होगा। तो कोई मिनिमम परचेज भी है कि इतनी परचेज पे ही क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा, या फिर कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, कितने की भी परचेज करी टीडीएस करना होगा। तो इस क्वेश्चन का हमको जवाब मिल रहा है, ठीक है, हमने क्या करी हो, परचेज ऑफ गुड्स करी हो, ठीक है, एग्रीगेट इन ए क्या है, फाइनेंशियल ईयर, और 50 लाख से क्या करी हो, ज्यादा करी हो।
तो ये हमारे 8वें क्वेश्चन का आंसर बना। ठीक है, बायर भी वो होना चाहिए जिसका पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो और इस साल के अंदर परचेस भी 50 लाख से ज्यादा हो, तो उस बायर को टीडीएस करना है। सवाल यहां पर बनता है, कोई सिंगल परचेस 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए या इन ए फाइनेंशियल ईयर आपने जितनी भी परचेस करी है सेलर से, ठीक है, वो एग्रीगेट 50 लाख से ज्यादा हो। तो इस बढ़िया क्वेश्चन का भी आंसर ये है। यहां पर वर्ड जो उपयोग में लिया गया है वो एग्रीगेट है, मतलब कोई सिंगल परचेस नहीं, एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ज्यादा हो। ठीक है ना, एक्सीडिंग क्या हो, 50 लाख से ज्यादा हो, पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो, तो ये सेक्शन क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। कौन से सेलर का हमको टीडीएस करना है, तो टीडीएस के अंदर मेनली हमेशा क्या होता है, यही होता है जिसको हम पेमेंट कर रहे हो वो रेसिडेंट हो। तो यहाँ पर कौन से सेलर कवर हैं, सिर्फ वो सेलर कवर हैं जो क्या है, इंडिया के क्या है, रेसिडेंट है। तो ये हमारे 10वें क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। सेलर क्या इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म कोई भी हो सकते हैं, तो आंसर इज यस, हर सेलर क्या है, कवर है जो कि इंडिया में क्या है, रेसिडेंट है, जो कि इंडिया के अंदर क्या है, रेसिडेंट है। बस हमको क्या देखना है, बायर देखना है, बायर का पिछले साल का टर्नओवर देखना है, बायर की इस साल की एग्रीगेट परचेस एक सेलर से देखनी है, अगर 50 लाख से ज्यादा है तो उसे टीडीएस करना होगा। क्वेश्चन हमारा बनता है कि अब यहाँ पर किस रेट से टीडीएस होगा। ठीक है, तो टीडीएस की हमारे यहाँ पर रेट होगी एट द रेट ऑफ, ठीक है ना, टीडीएस की हमारे यहाँ पर रेट होगी एट द रेट ऑफ कितना है, 0.1%, इतना मामूली, यस, क्योंकि पूरे हमको क्या करना है, सेल्स पे करना, जो हमारी पेमेंट कर रहे हैं ना उस पे। क्वेश्चन है पूरे अमाउंट पे करना है या सिर्फ 50 लाख से ऊपर वाले पे करना है, क्योंकि टीडीएस के मैक्सिमम सेक्शन में क्या होता है, जब भी टीडीएस करना होता है वो पूरे अमाउंट पे करना होता है। एक एक्सेप्शन है, जब बैंक खाते से पैसा निकालते हैं 194N, ठीक है, 194N, वहां पर क्या होता है, अगर आपने 1,20,00,000 क्या करे, ठीक है ना, बैंक से आपने विड्रॉ करे, तो टीडीएस कितने पे होता है, 20 लाख पे होता है। ठीक है ना, एट द रेट ऑफ कितने से, 2% से क्या होता है, टीडीएस होता है। ओके, तो वो एक सेक्शन है जहां पर एक्सीडिंग अमाउंट पे होता है, बाकी सेक्शनों में क्या होता है, पूरे अमाउंट पे होता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब है, बढ़िया क्वेश्चन का बढ़िया जवाब है, एक तो रेट मालूम पड़ गई, तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और कौन से होगा, एक्सीडिंग वाले अमाउंट पे होगा। ठीक है ना, 50 लाख से जो ज्यादा अमाउंट होगा ना उस पे क्या होगा, टीडीएस होगा, पूरे अमाउंट पे क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। तो एक और बढ़िया क्वेश्चन का क्या मिल गया, जवाब मिल गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर टीडीएस करना कब है, क्या सिर्फ एट द टाइम ऑफ पेमेंट करना है, कब करना है, तो इसका जवाब है एट द टाइम ऑफ क्या, क्रेडिट, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज क्या होगा, अर्लियर होगा। एक और क्वेश्चन का क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन का क्या मिल गया, आंसर मिल गया कि क्रेडिट कर दिया, पेमेंट विच एवर इज क्या होगा, अर्लियर होगा, उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, टीडीएस करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बनता है हमारा, इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी कब से है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई 2000 किससे है, 21 से है। 1 जुलाई क्या है, 2021 से। तो बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं। अगर इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई से है, तो अगर हमने 30 जून तक क्या कर दिया, मान लीजिए क्रेडिट कर दिया या पेमेंट कर दिया, तो क्या उस पे टीडीएस होगा, तो सुनिए, नहीं होगा टीडीएस। विच एवर इज अर्लियर पे करना था। अगर आपने क्या कर दिया, क्रेडिट पहले कर दिया, भले ही आप उसका क्या कर रहे हो, पेमेंट क्या कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, ठीक है, टीडीएस कब होता था, विच एवर अर्लियर, और अर्लियर कब था, आपने अप टू कब कर दिया, 30 जून तक करा, और 30 जून तक ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं था, कोई टीडीएस नहीं होगा। वन मोर केस, मान लीजिए आपने पेमेंट क्या कर दिया था, पहले कर दिया था, पहले पेमेंट है मतलब एडवांस कर दिया, ठीक है ना, बिफोर 1 जुलाई से। क्रेडिट कब कर रहे हो, जब परचेस करा होगा तब क्रेडिट कर रहे हो, मतलब 1 जुलाई 2021 और उसके बाद से। ठीक है, तो क्या टीडीएस होगा, आंसर इज नो, आपने करा ही नहीं होगा, क्योंकि जब आपने एडवांस दिया तब टीडीएस का पेमेंट प्रोविजन था ही नहीं, या फिर इस वाले केस में जब आपने क्रेडिट करा तो प्रोविजन था ही नहीं, तो उस केस में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा, उस केस में टीडीएस नहीं होगा। हमारा सवाल बनता है, हम जो यहाँ पर 50 लाख एग्रीगेट देख रहे हैं, इन्हें फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ज्यादा की क्या करी हो, परचेज करी हो बायर ने, तो वो 50 लाख जो लिमिट देखनी है पूरे साल भर की देखनी है या 1 जुलाई से देखनी है, क्योंकि प्रोविजन तो कब आया, 1 जुलाई से। तो इस बढ़िया क्वेश्चन का भी क्या मिलेगा, बढ़िया क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या करा है, 14, इतने से एक प्रोविजन से 14 क्वेश्चन बना लिए, और ये हमारा क्या 15th क्वेश्चन है। यहां पर जब आप परचेज देखोगे, क्या देखोगे, परचेज देखोगे, तो जो परचेज आपने 30 जून तक कवर कर ली है
और जो आपने 1 जुलाई और उसके क्या करी है, बाद में करी है, आपको क्या देखना है, इन ए फाइनेंशियल ईयर देखना है। ठीक है, देखना है इन ए फाइनेंशियल ईयर देखना है। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, टीडीएस होगा। लेकिन उसमें भी अगर कोई क्रेडिट और एडवांस अगर क्या हो गया हो, पहले हो गया हो, मतलब 30 जून तक हो गया, 1 जुलाई से पहले हो गया, तो उस पर कोई क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। हाँ, इसके बाद में जो भी क्रेडिट पेमेंट होगा, ठीक है, उस पे क्या होगा, टीडीएस होगा। लेकिन इससे पहले कुछ हो गया, उस पे टीडीएस नहीं होगा। टर्नओवर की कंप्यूटेशन हम क्या देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर वाइज देखेंगे। इस तरह से 15 क्वेश्चन के हमने क्या देख ली, यहाँ पर जवाब देख लिए। ठीक है ना, 15 क्वेश्चन के हमको यहाँ पर क्या मिल गए हैं, सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए सेलर हमको क्या नहीं देता है, पैन नहीं देता है। टीडीएस पैन दे दे, आधार दे दे, कुछ तो दे, लिंक करे हुए होते हैं। अब मान लीजिए पैन या आधार हमें फर्निश नहीं करता है, तो फिर हम कौन सी रेट से टीडीएस काटें? क्या 20% की रेट से टीडीएस काट ले, जो सेक्शन 206AA कहता है कि पैन आधार फर्निश ना करो तो 20% की रेट से काट लो। तो इस बढ़िया क्वेश्चन का अभी तक हमने कितने 15 क्वेश्चन के जवाब लिए थे, तो 16वें क्वेश्चन का आपको बढ़िया जवाब है नहीं। ठीक है ना, अगर सेलर आपको क्या नहीं देता है, उसका पैन या आधार फर्निश नहीं करता है, आप 20% की रेट से क्या नहीं करेंगे, डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 20% बहुत ज्यादा रेट हो जाती है। ठीक है, तो किस रेट से करेंगे, 5% की रेट से, क्योंकि हम सेल्स पे कर रहे हैं, इनकम पे नहीं कर रहे, सेल्स पे कर रहे हैं। सेल्स हमारी रिसीट है, इनकम नहीं है। इसलिए क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 20% कितने पे होगा, 5% की रेट से होगा, अगर सेलर पैन या आधार क्या नहीं करता है, फर्निश नहीं करता है। ठीक है ना, सेलर पैन या आधार क्या नहीं करता है, फर्निश नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको 16 क्वेश्चन के क्या मिल चुके हैं, आंसर मिल चुके हैं। अब और क्वेश्चन के आंसर लेते हैं। हम क्या करेंगे, टीडीएस करेंगे। अब सवाल ये, सेल्स जो होगी, सेल्स के अंदर तो जीएसटी भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो टीडीएस करते समय हमें जीएसटी को एक्सक्लूड करना है या जीएसटी को इंक्लूड करते हुए टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इस बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब ये है, देखिए, अगर आप एडवांस पे, एडवांस के समय क्या कर रहे हैं, टीडीएस कर रहे हैं, मतलब विच एवर इज अर्लियर कब है, आपने पेमेंट पहले कर दिया, परचेज से पहले आपने पेमेंट कर दिया एडवांस पे। तो जब आप एडवांस कर रहे हो तो उस समय तो आपको बाइफर्केशन होगा ही नहीं कि इसमें कितना जीएसटी अमाउंट है और कितना अदर देन जीएसटी है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पे ही क्या करना होगा, टीडीएस, मतलब पूरे अमाउंट पे करना होगा। लेकिन हाँ, अगर क्या हो जाता है, आप टीडीएस कब कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट कर रहे हो, मतलब आपके पास में इनवॉइस है। ठीक है ना, आपके पास में इनवॉइस है, इनवॉइस के अंदर आपको जीएसटी का अमाउंट मालूम है, जीएसटी तो गवर्नमेंट का टैक्स है, सेलर की कोई इनकम तो है नहीं। तो उस समय जब आप टीडीएस करोगे तो वो एक्सक्लूसिव ऑफ क्या करोगे, जीएसटी पे करोगे। तो बड़ा सिंपल है, एडवांस के समय पे आपको टीडीएस करना पड़ रहा है तो आपको मालूम ही नहीं है कितना जीएसटी का अमाउंट, तो पूरे पे ही करना है। और अगर आप क्या कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट का मतलब है परचेज हो गई है फिर कर रहे हो। ठीक है ना, अभी पेमेंट करा नहीं है, परचेज कर ली, क्रेडिट हो गया। ठीक है ना, तो उस समय आपको जीएसटी का अमाउंट मालूम होगा, तो आपको क्या करना होगा, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी पे क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है ना, एक ही प्रोविजन से देखे कितने क्वेश्चन के आंसर दे दिए। और आप देख सकते हैं इतने क्वेश्चन अगर एक ही सेक्शन पे बनते हैं तो एग्जाम में किस तरह से हमसे कितनी चीजें एक ही सेक्शन से क्या हो सकती है, घुमा फिरा के पूछी जा सकती है। अब एक सवाल हमारा बनता है, परचेज रिटर्न का क्या, परचेज रिटर्न कुछ एडजस्ट करेंगे क्या हम? ठीक है ना, परचेज रिटर्न हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे क्या? तो सुनिए, देखिए, टीडीएस तो आप ऑलरेडी कर चुके थे। मान लीजिए आपने 60 लाख की परचेज करी तो 50 लाख से ऊपर वाले पे टीडीएस कर चुके थे। अब उसमें से कोई परचेज क्या हो गई, रिटर्न हो गई, पर टीडीएस तो आप ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हो। अब क्वेश्चन बनता है, हम तो डिडक्ट कर चुके हैं लेकिन वो परचेज तो हमने क्या कर दी, रिटर्न कर दी। तो अब इसका जवाब है, अगर आपको सेलर उसका क्या दे देता है, रिफंड दे देता है। ठीक है ना, मान लो 5 लाख की आपने परचेज रिटर्न कर दी, वो 5 लाख का आपको क्या दे देता है, रिफंड दे देता है। तो आप क्या करिएगा, टीडीएस तो ही चुका, अगली परचेज जो आप उससे करो, ठीक है ना, अगली परचेज जो करो, ठीक है ना, उसमें से ये टीडीएस आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। में लिखा हुआ है, आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, अगर उसने आपको क्या कर दिया है, हाँ, अगर उसने आपको क्या कर दिया है, रिफंड कर दिया, उसने आपको क्या दे दिया, पैसा दे दिया, पर आपका तो टीडीएस आपने काटा हुआ था। ठीक है भाई, आपने तो 5 लाख पे क्या काट लिया, टीडीएस काट लिया, वो तो रिफंड आपको पूरा ही देगा, वो तो क्या देगा, पूरा ही देगा, लेकिन आपने तो टीडीएस काट लिया था। तो अब आप एक काम करिएगा, आप उससे अगली बार जब क्या करो, परचेस करो, तो 5 लाख की परचेस पे अब उससे दोबारा उसका मत क्या काटिएगा, टीडीएस मत काटिएगा, क्योंकि आप उसका ऑलरेडी 5 लाख पे टीडीएस कर चुके हो और उसने आपको पूरा 5 लाख क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। लेकिन हाँ,
अगर मनी रिफंड नहीं करता, वो आपको गुड्स क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब 5 लाख का गुड्स लौटाया उसने, वापस आपको 5 लाख का दे दिया। तो ऐसी स्थिति में तो कोई एडजस्टमेंट की क्या नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सेल अभी भी 60 लाख की रही। आपने 5 लाख का गुड्स रिटर्न करा तो उसने तो रिप्लेस करके दे दिया ना, ठीक है। तो सेल तो आज उतनी रही, तो उस केस में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जहां वो पैसा रिफंड कर देता है लेकिन उसका टीडीएस ऑलरेडी कटा हुआ है, तो आप उससे अगली परचेस में उसका टीडीएस मत काटिएगा, उसमें से क्या कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे 18th क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर बन गया। एक सेक्शन पे इतने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए मैं जिसका टीडीएस काटने का सोच रहा हूं उसकी तो सैलर की इनकम ही क्या है, एग्जेम्प्ट है। मान लो आरबीआई ये कुछ भी है, कैसे भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो क्या एग्जेम्प्ट इनकम वाले का भी टीडीएस डिडक्ट करें? अगर कोई ऐसा सेलर है जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट हो, तो उसका जवाब है आंसर इज नो। अगर सेलर की इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, सेलर की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट इनकम वालों का हमें क्या नहीं करना होता है, टीडीएस नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे 19th क्वेश्चन का क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है, ठीक है। अब जो आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को आप ध्यान से क्या करिएगा, सुनिएगा। यस, तो देखिए बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। मान लीजिए हमने क्या करी है, सेलर से परचेज करी है, ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन पे किसी और सेक्शन में भी क्या होता है, टीडीएस होता है। जैसे एग्जांपल है, ठीक है ना, सेलर ने सेल करी है, बायर ने क्या करी है, परचेज करी है, और ये परचेज हमने किसी ईसीओ के थ्रू करी है। ईसीओ पे हमने देखा है सेक्शन 194 ओ में क्या दिया है, टीडीएस दिया है। हमारी जो ट्रांजैक्शन है इसमें हमारा जो बायर है, वो बायर ऐसा है जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, और इस साल एग्रीगेट परचेज सिंगल सेलर से 50 लाख से ज्यादा करी है। तो ऐसी स्थिति में 194 क्यू भी एप्लीकेबल हो रहा है। ईसीओ के थ्रू करी है तो एग्जांपल 194 ओ भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो अब कैसे होगा, तो सुनिए इसका जवाब। अगर टीडीएस किसी और सेक्शन में होना है, अदर सेक्शन भी प्रोविजन है, तो फिर उसी सेक्शन में क्या होगा, टीडीएस होगा। फिर 194 क्यू में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। मतलब 194 ओ में होगा, ईसीओ वाले में होगा, फिर वो 194 किस में नहीं होगा, क्यू में नहीं होगा, ठीक है ना, क्यू में नहीं होगा। अब जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से नोट डाउन भी कर लेना आप इस चीज को, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। एक ट्रांजैक्शन है जो ईसीओ के थ्रू करी, ईसीओ के केस में आपको मालूम होना चाहिए 194 ओ हमको गिवन है, ठीक है, बात समझ में आ गई। बायर ऐसा है हमारा जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, और इस साल एग्रीगेट परचेस 50 लाख से ज्यादा है, 194 क्यू की भी एप्लीकेबिलिटी आ रही है। हमारा सेलर भी ऐसा है जिसका पिछले साल का टर्नओवर क्या है, 10 करोड़ से ज्यादा है, और उसने जो सेल करी है एग्रीगेट सेल इन ए फाइनेंशियल ईयर आपको 50 लाख से ज्यादा करी है। तो ऐसी स्थिति में टीसीएस वाला 206 सी सबसेक्शन 1H भी एप्लीकेबल हो रहा है। एक ही ट्रांजैक्शन पे ईसीओ भी हो रहा है, ठीक है ना, हमारा 194 क्यू भी हो रहा है, 206 सी सबसेक्शन 1H टीसीएस भी क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। और मान लीजिए वो जो गुड्स है ना, गुड्स, मान लो वो गुड्स वो हैं जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, ठीक है ना। मान लीजिए वो मोटर क्या है, कार है, ठीक है ना, कोल है, लिग्नाइट है, आयरन क्या है, ओर है, टिम्बर है, कोई फॉरेस्ट क्या है, प्रोड्यूस है, तेंदुलिप्स है। मतलब वो ऐसे गुड्स हैं जो हमारे टीसीएस के 206 सी सब सेक्शन 1, ठीक है ना, या सब सेक्शन 1F में क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। मतलब एक ट्रांजेक्शन जो कई सेक्शंस के अंदर कवर हो रही है, इसमें 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 कौन से सेक्शन में टीडीएस होगा या कौन से सेक्शन में क्या होगा, टीसीएस होगा। अब आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। रेगुलर बैच के अंदर 1 घंटा लगाता हूं इसमें, ठीक है ना, 20 न्यूमेरिकल्स करवाता हूं समझाने के लिए। वो 1 घंटे का काम आपको यहाँ पर 5 मिनट में मिल रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। सिक्वेंस है, अगर ऐसा हुआ तो फिर टीडीएस 194 किस में होगा, ओ में होगा, ठीक है ना। किसके अंदर होगा, 194 किस में होगा, ओ में होगा। तो फर्स्ट सीक्वेंस प्रेफरेंस हमेशा कौन सी रहेगी, 194 ओ, ठीक है ना, ईसीओ की रहेगी। इस बात को मैं याद भी करवा देता हूँ, जीएसटी लॉ में भी देखो ईसीओ को लेके स्पेशल स्पेशल चीजें हैं। ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ईसीओ के थ्रू जो फ्लिपकार्ट के थ्रू क्या करे, सप्लाई ऑफ गुड्स करे, उसको क्या करवाना है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ईसीओ के केस के अंदर क्या होता है, हमारे टीसीएस का क्या दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है, उनके लिए रिटर्न के क्या दिए हुए अलग से प्रोविजन क्या करे हुए दिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, रिटर्न रजिस्ट्रेशन के लिए अलग दिए हुए। तो कितनी स्पेशल चीजें दी हुई है, तो वहां भी स्पेशल, यहाँ भी स्पेशल। फर्स्ट कौन आया, विनर इज 194 ओ, ठीक है ना, 194 क्या हो गया, ओ। अच्छा मान लीजिए 194 ओ में इस वजह से नहीं हो रहा है
क्योंकि जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट था वो इंडिविजुअल एचयूएफ था और 5 लाख से ज्यादा नहीं था, इस वजह से नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इस वजह से नहीं हुआ तो भी क्या होगा, दूसरे सेक्शन में नहीं होगा। मतलब अगर 194 ओ एप्लीकेबल है, चाहे हो रहा है या 194 ओ में, सब सेक्शन 2 की वजह से नहीं हो रहा है। अगर 194 ओ है तो 194 ओ की क्या रहेगी, एप्लीकेबिलिटी रहेगी। होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, पर एप्लीकेबिलिटी किसकी रहेगी, फर्स्ट इसी की रहेगी। ठीक है, नहीं होना है तो नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, इसी की रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली आपके। चलो अगला क्वेश्चन बनाता हूं। अब 194 ओ को नहीं लेता क्योंकि वो तो फर्स्ट क्या है, सीक्वेंस में ही। तो अब उसको क्या कर देता हूं, मैं हटा देता हूं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहां पर भी क्या करा हुआ है, दिया हुआ है कि हमेशा प्रेफरेंस में 194 ओ रहेगा। ठीक है ना, चाहे बायर क्या हो, 10 करोड़ से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा की परचेज हो, लेकिन कौन रहेगा, इसी को क्या होगा, 194 ओ ही एप्लीकेबल होगा। अगला क्वेश्चन बनाता हूं मैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। बायर है 10 करोड़ से ज्यादा का पिछले साल का, उसके बिजनेस का क्या है, टर्नओवर है, बिजनेस का, नॉन बिजनेस का नहीं, बिजनेस का। इस साल जो एग्रीगेट परचेज करी है उसने सेलर से, वो 50 लाख से ज्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है, 194 क्यू जैसा लग रहा है। ठीक है ना, 194 क्यू जैसा क्या हो रहा है, फील हो रहा है। इसमें डाल देता हूँ सेलर भी ऐसा ही है मेरा, जिसका टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा था, और इस साल उसने आपको जो क्या करी है, सेल करी है, वो 50 लाख से ज्यादा करी है। तो अब ऐसा लग रहा है 206C सबसेक्शन 1H एप्लीकेबल होगा। लेकिन वो गुड्स मान लीजिए ऑडी कार है। ठीक है ना, वो ऑडी क्या है, कार है। आ रही है बात समझ में वाली आपके, ऑडी कार है, मतलब 10 लाख से ज्यादा की कार है वो। तो अब वापिस से हो गया कि ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। या फिर मान लीजिए वो क्या है, आपने टिम्बर खरीदी है, टिम्बर लकड़ियां खरीदी है, बहुत महंगी महंगी आती है, सागवान की लकड़ी खरीदी है आपने। ठीक है, आई बात समझ में। तो वो टिम्बर तो हमारे सब सेक्शन 1 में क्या होता है, कवर होते हैं। तो अब यहाँ पर बताइए कि अब क्या होगा, टीडीएस होगा 194 क्यू वाला, इसमें टीसीएस होगा, इसमें टीसीएस होगा। तो आप सीक्वेंस देख लीजिए फिर उस केस में। अगर स्पेसिफिक गुड्स वाला हुआ, देख 194 ओ तो क्या है, ओ तो स्पेशल है, वो तो हो गया। अब अगर ओ वाला प्रोविजन नहीं है हमारे, मतलब ईसीयू है ही नहीं, तो अगर स्पेसिफिक गुड्स वाला है तो फिर वो स्पेसिफिक गुड्स वाले में क्या होगा, टीसीएस होगा। ठीक है ना, क्या होगा, टीसीएस होगा। तो फर्स्ट विनर तो कौन रहा था, टीडीएस रहा था 194 ओ। सेकंड विनर रहा था टीसीएस, कौन सा, 206C सबसेक्शन 1, और यह सबसेक्शन 1 क्या था, एफ था ना। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली आपके। चलो और क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस आप तो ये नोट कर लेना। ठीक है, तीसरा, अब मैं कहता हूं मान लीजिए वो गुड्स ये वाले है ही नहीं, 50 लाख से ज्यादा की कार है ही नहीं, मारुति कार है, स्विफ्ट कार है, वो स्विफ्ट डिजायर स्विफ्ट कार है, 8 लाख की, 9 लाख की क्या है, कार है। ठीक है, अब 8 लाख की, 9 लाख की क्या है, कार है वो। तो ऐसी स्थिति में वो, और ईसीओ भी नहीं है, तो मेरे तो ये भी सेक्शन नहीं है, ये भी टीसीएस वाला एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अब यहां पर देखिए, खरीदने वाला जो है ना, खरीदने वाला, ठीक है ना, खरीदने वाले ने आपसे मान लीजिए बहुत सारी मारुति स्विफ्ट क्या कर ली, खरीद ली। एक कोई कंपनी है जिसने आपसे मान लीजिए 10 मारुति स्विफ्ट खरीद ली, 80 लाख रुपए की मारुति स्विफ्ट खरीद ली। किसी डीलर से क्या करी है, परचेस करी है उसने, किसी डीलर से परचेस करी। कंपनी है, 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, आपसे उसने परचेस करी है, 80 लाख 50 लाख से ज्यादा की कारें खरीद ली उसने। कोई भी कार 10 लाख से ज्यादा की नहीं है। तो ये 1F वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा, ईसीओ वाला भी केस एप्लीकेबल नहीं हो रहा। और जो सेलर है उसका खुद का भी टर्नओवर क्या है, 10 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल का, उसने आपको जो सेल करी 50 लाख से ज्यादा। तो अब लग रहा है कि ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो अब क्या होगा, तो तीसरा विनर है 194, कौन सा, क्यू। ठीक है, तो पहला विनर टीडीएस, दूसरा विनर कौन सा, टीसीएस। वापिस से तीसरा विनर कौन हो गया, टीडीएस, कौन सा, 194, वो कौन सा वाला, क्यू वाला। ठीक है ना, क्यू वाला। और फिर लास्ट में जाके रहेगा कौन सा होगा, टीसीएस, कौन सा होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर यही कोई बायर होता जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से क्या नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, तो फिर 194 क्यू तो नहीं लग पाता। तो फिर क्या होता, 206C सबसेक्शन क्या लग जाता, 1 लग जाता। ये आप क्या कर लें, नोट कर लें, टीडीएस टीसीएस टीडीएस टीसीएस, ऐसे याद कर लो, टीडीएस टीसीएस टीडीएस टीसीएस। ठीक है ना, स्पेशल कौन है भाई, स्पेशल है हमारा कौन सा, ईसीओ। स्पेशल कौन है भाई, स्पेशल है जो भी स्पेसिफिक क्या दिए हैं, गुड्स दिए हैं। कितना तरीके से याद करा दिया। ठीक है ना, फिर बचा, अब ये भी नहीं हो रहा, तो फिर टीडीएस, पहले आप टीडीएस ही पढ़ते हो ना, जब भी आपने पढ़ा पहले टीडीएस पढ़ा फिर टीसीएस पढ़ा, तो फिर पहले क्या हो गया, टीडीएस जीत गया।
क्योंकि 194 क्यू पहले आ गया और 206 सी सब सेक्शन 1H बाद में आता है। तो इस तरह से याद कर लो, स्पेशल ईसीओ है, उसके बाद में स्पेसिफिक गुड्स जो है वो स्पेशल है, और उसके बाद में टीडीएस सेक्शन 194 क्यू पहले आता है इसलिए वो है, और टीसीएस का सेक्शन बाद में आता है इसलिए 206 सी सब सेक्शन कौन सा है, 1H का बाद में है। तो इस तरीके से एक सेक्शन पे आपको मैंने 20 क्वेश्चन क्या कर दिए बना के यहाँ पर क्या कर दिए हैं, सिखा दिए हैं। ठीक है ना। ये अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये अवेलेबल करवा दूंगा इसका पीडीएफ। लेकिन आप एक सेक्शन पे देखिए कि आपको 20 क्वेश्चन के क्या दे दिए हैं, यहाँ पर आंसर दे दिए हैं। और इसके साथ में ये सेक्शन हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। हो गया ना फिनिश। ठीक है, एक और क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन है, इसको मैं 21वां नहीं दूंगा, या 21वां शगुन का होता है दे दूंगा। मान लीजिए ये तो आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही था 21-22, ठीक है। तो क्या ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे 194 क्यों एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। जिसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही 21-22 है तो ऑब्वियसली बात है उसका प्रीवियस ईयर तो था ही नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था ही नहीं। जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं था उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में नो टीडीएस हो ही नहीं सकता उसका 194 किस में, क्यू में। ये लीजिए, इस क्वेश्चन को क्या दे देता हूँ, 21वां नंबर दे देता हूँ। तो कुल मिला के 21 क्वेश्चन बना के आपको एक सेक्शन क्या कर दिया, सिखा दिया। अब अगला सेक्शन सिखाता हूं, ये बहुत आसानी से क्या करोगे, आप सीख जाओगे यहाँ पर। आइए देखिए, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। 206 सी सब सेक्शन 1H 194 क्यू परचेस पे था, ये किस पे है, सेल पे है। परचेस ऑफ गुड्स पे, तो ये उसका क्या हो गया, सेल ऑफ किस पे हो गया, गुड्स पे हो गया। वहां बायर था, ठीक है ना, यहाँ सेलर को क्या करना होगा, टीसीएस कलेक्ट करना होगा, वहां बायर ने डिडक्ट करा था। वहां बायर वो था जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर क्या हो, 10 करोड़ से ज्यादा हो। यहाँ पर उस सेलर की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है ना, क्वेश्चन की मार्किंग कर ही नहीं रहा क्योंकि बिल्कुल सेम जैसा है। वहां पर वो बायर था जिसका करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट परचेस 50 लाख से ज्यादा हो। यहाँ पर उस सेलर को कवर कर रहे हैं टीसीएस के लिए जिसका करंट फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट सेल करी है आपको वो 50 लाख से क्या करी हो, ज्यादा करी हो। ठीक है, वहां टीडीएस बायर को डिडक्ट करना होता था, यहाँ सेलर को टीसीएस क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। वहां बायर को टीडीएस डिडक्ट करना था 0.1% की रेट से, यहां पर भी क्या करना है, 0.1% की रेट से ही करना है। लेकिन हाँ, वहां अगर आप पैन फर्निश नहीं करते थे तो 5% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था। ये टीसीएस है, टीसीएस में वैसे ही रेटें टीडीएस के मुकाबले कम रहती है। ये एक याद करने का तरीका भी है कि आप देख लीजिए टीसीएस की रेटें टीडीएस के मुकाबले बिल्कुल कम है। तो वहां 5% था पैन आधार फर्निश नहीं करने पे, यहाँ पर पैन या आधार आप फर्निश नहीं करते हैं तो फिर 1% की रेट से क्या हो जाएगा, 1% की रेट से क्या होगा, टीसीएस कलेक्ट करना होगा। वहां टीडीएस होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ क्या, पेमेंट। यहाँ पर टीसीएस है, ठीक है ना, कलेक्ट करना है तो वो आप तभी कलेक्ट करोगे जब आपको उससे पेमेंट क्या रिसीव हो, एट द टाइम ऑफ कौन सा है, रिसिट। ठीक है ना, रिसिट एट द टाइम ऑफ रिसिट। और कौन सा होगा, जीएसटी कौन सा होगा, इंक्लूसिव होगा, क्योंकि रिसिट पे करना है तो रिसिट हमेशा जीएसटी इंक्लूसिव ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात क्वेश्चन समझिएगा। देखिए हम क्या है, सेलर है, हमने क्या करा है, गुड्स बेचा है। मान लीजिए मैं इंडिया का सेलर हूं, मैंने गुड्स क्या करा, बेचा। मेरे पिछले साल का टर्नओवर कंपनियों के 10-10 करोड़ से ज्यादा ही है। एग्रीगेट जो उन्होंने किसी बायर को क्या करी, सेल करी, वो 50 लाख से ज्यादा करी है, लेकिन वो सेल क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है। अब बोलिए जो बाहर की हमने एक्सपोर्ट सेल करी है तो विदेशी का हमको टैक्स कलेक्ट करना इंडिया में, जबकि उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं हो। हमने तो क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। किसी विदेशी ने हमसे खरीदा तो उससे टैक्स कलेक्ट करना, उसका टैक्स कलेक्ट करके जमा कराने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो क्या एक्सपोर्ट के केस में टीसीएस कलेक्ट करना होगा? ये रहा आपका जवाब, आंसर इज नो, नहीं करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन। मान लीजिए हमने तो इंपोर्ट करा है, हम परचेजर है, सेलर बाहर का है, बाहर का सेलर है, उसका पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा का क्या टर्नओवर है, उसने हमको क्या करी, सेल करी। एग्रीगेट सेल 50 लाख से क्या करी, ज्यादा करी इन ए फाइनेंशियल ईयर। अब आप उसकी सोचो वो कैसे में से टीसीएस कलेक्ट करेगा, कैसे सरकार को जमा कराएगा,
कैसे टीसीएस के सर्टिफिकेट करेगा, कैसे उसकी रिटर्न की क्या करेगा, फाइलिंग करेगा, बाहर वाले के लिए इंडिया की कंप्लाइंस कैसे होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या इंपोर्ट के केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट में तो होगा नहीं, तो क्या इंपोर्ट के केस में होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ये लीजिए, अगर इंपोर्ट ऑफ क्या है गुड्स है तो क्या नहीं होगा, टीसीएस नहीं होगा, तो एक्सपोर्ट पे भी नहीं होगा और क्या नहीं होगा, इंपोर्ट पे भी नहीं होगा। अब देखिए एक और सवाल बनाता हूं। देखिए मैं तो सवाल कहता हूं, मैंने तो एक अभी तक दो ही बनाए, बाकी के तो क्या थे, सेम ही थे। अब तीसरा सवाल बनाता हूं। मान लीजिए मैं सेलर हूं, पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा और एग्रीगेट सेल भी मैं आपको 50 लाख से ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन जो मैं सेल कर रहा हूं वो ऑलरेडी सब सेक्शन मान लीजिए 1 में या 1F में क्या हो रही है, कवर हो रही है। ठीक है ना, वो उसमें क्या हो रही है, कवर हो रही है। जैसे कि मैंने आपको क्या बेचा है, कोल बेचा है। ठीक है ना, मैंने आपको कोल बेचा, मेरा पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और आपको एग्रीगेट कोल मैंने 50 लाख से ज्यादा बेचा। या फिर मैंने आपको क्या करी है, महंगी महंगी मान लीजिए 40-40 लाख की दो कारें क्या करी है, बेची है। तो अब उस पे तो 1F क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। तो अब क्या होगा, क्या इस सेक्शन में टीसीएस होगा या उस सेक्शन में टीसीएस होगा। तो आपको पहले ही क्या कर दिया, बता दिया, जो स्पेसिफिक होते हैं वो स्पेशल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सेक्शन में क्या नहीं होगा, टीसीएस नहीं होगा। जो गुड्स स्पेसिफिकली सब सेक्शन 1 या 1F के अंदर क्या है, कवर है। जैसे कि मान लीजिए क्या हो गया, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन क्या है, कंजम्पशन है। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टीएल का मतलब तेंदु लिव्स है, टी का मतलब क्या है, टिम्बर है। ठीक है ना, एस का मतलब क्या होता है, स्क्रैप होता है। सी का मतलब क्या होता है, कोल होता है। एल का मतलब क्या होता है, लिग्नाइट होता है। आई ओ का मतलब आयरन क्या होता है, ओर होता है। ठीक है ना, एम वी का मतलब क्या होता है, मोटर व्हीकल, महंगे मोटर व्हीकल 10 लाख से ज्यादा वाले। तो फिर उन्हीं स्पेशल सेक्शन है स्पेसिफिक गुड्स के, तो उन्हीं में ही क्या होगा, टीसीएस होने वाला है। ठीक है ना। अब देखिए ये हमने क्या बन गया, तीसरे क्वेश्चन का आपका क्या बना दिया, जवाब बना दिया, बढ़िया क्वेश्चन का। अब एक बेकार क्वेश्चन, मान लीजिए 206 सी सब सेक्शन 1H भी लग रहा है और 194 क्या लग रहा हो, मान लो क्यू भी लग रहा हो। तो अभी आपको बताया था सीक्वेंस किसका रहेगा, पहले इसका रहेगा। तो फिर क्या नहीं होगा, टीसीएस नहीं होगा। अगर बायर को क्या करना हो, टीडीएस करना हो। ठीक है ना, बायर को क्या करना हो, टीडीएस करना हो। चाहे 194 ओ तो सबसे स्पेशल है, वो तो फर्स्ट नंबर था ही हमारा, फर्स्ट नंबर था सीक्वेंस में। सेकंड नंबर कौन सा था, स्पेसिफिक गुड्स वाले। तीसरा कौन सा था, 194 क्यू वाला। और चौथा था हमारा कौन सा, ये जो सेक्शन कर रहे हैं ना, ये वाला था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए ये हमने कवर कर लिया। अब एक क्वेश्चन है, देखिए हमने क्या करा है, फ्यूल क्या करा है, सेल करा है। अब फ्यूल तो कोई स्पेसिफिक गुड्स भी नहीं है, फ्यूल सेल करा है। ठीक है ना, और एक्सपोर्ट नहीं करा, क्या नहीं करा हमने, बाहर एक्सपोर्ट नहीं करा, बाहर नहीं भेजा। जो एयरलाइन कंपनी होती है ना, उनको इंडिया में एयरपोर्ट पे ही हमने उनको क्या करा, सेल करा। अब यहाँ पर अभी तो हमने कहा था अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो टीसीएस नहीं करना है, क्योंकि विदेशों का हम यहाँ पर कैसे कलेक्ट करेंगे, मतलब भी नहीं, उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो उसी तरह से गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करा, इंडिया के पोर्ट पे ही हमने उसको क्या कर दिया, फ्यूल क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो क्या उस पर टीसीएस होगा, तो जवाब मिला नो। ठीक है ना, जवाब मिला नो, नहीं होगा। सेल ऑफ क्या करा है, फ्यूल करा है, किसको करा है, नॉन रेसिडेंट, किसको, एयरलाइन को करा है। और कहां पर करा है, जो एयरपोर्ट इन क्या है, इंडिया है। आपको टीसीएस क्या नहीं करना है, कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का क्या मिल चुका है, जवाब मिल चुका है हमको। और इसके साथ में देखिए बड़े सिंपलिसिटी के साथ में हमने 206 सी सब सेक्शन 1H यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आइए हम टीसीएस का वन मोर सेक्शन कवर करते हैं, 206 सी सब सेक्शन कौन सा, 1F कवर करते हैं। 30 सेकंड का ब्रेक लेके पानी पी के फिर करा। यस, तो आते हैं, देखिए 206 सी सब सेक्शन 1F, इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होती है, पहला क्वेश्चन। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी सेल पे होती है, क्योंकि टीसीएस है। तो पेमेंट कलेक्ट करेंगे, कौन कलेक्ट करेगा, सैलरी। तो ऑब्वियसली बात है सेल, सेल ऑफ कौन सी होनी चाहिए, मोटर, और वो भी कौन सा है, व्हीकल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मोटर क्या है, व्हीकल। अगला क्वेश्चन, कौन से मोटर व्हीकल कवर हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो मोटर व्हीकल कवर हैं जिनकी वैल्यू 10 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर एक्सीडिंग 10 लाख और मोर नहीं है, 10 लाख से ज्यादा है। तीसरा क्वेश्चन, क्या एग्रीगेट 10 लाख से ज्यादा, तीसरा क्वेश्चन का आंसर है नो, सिंगल की बात कर रहे हैं, सिंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तभी तो हमने कहा था अगर 8-8 लाख की 10 मारुति आपने स्विफ्ट परचेज कर ली, ठीक है ना, तो फिर उस केस में क्या होगा, या फिर तो 194 क्यू लग सकेगा। ठीक है ना, और वो नहीं लग रहा तो हो सकता है कि सब सेक्शन ये लग जाए।
ठीक है, यहां पर तो कब होता है, यहां पर होता है जब सिंगल इंडिविजुअल मोटर व्हीकल क्या हो 10 लाख से ज्यादा हो, और इंडिविजुअल मोटर व्हीकल 10 लाख से फिर क्या है ज्यादा है, तो ध्यान रखना ये सेक्शन भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले स्पेसिफिक जो होता है वो क्या होता है लगता है, और वो स्पेसिफिक क्या होगा ये लगेगा। और अगर ये भी अगर आपने ईसीओ से परचेज करी है तो फिर इसमें भी नहीं होगा, फिर वो किसके अंदर होगा 194 किस में होगा, ओ में होगा। तो आपको बता दिया टीडीएस टीसीएस टीडीएस टीसीएस, ठीक है ना, बिल्कुल नोट डाउन ही कर लेना, टीडीएस टीसीएस टीडीएस और कौन सा है टीसीएस, ठीक है ना। इसको वापिस लिख देता हूं, क्या है ये स्पेशल है, ठीक है ना, तो ये स्पेसिफिक है, ठीक है। तो वो क्या रहेंगे हमेशा, तो 10 लाख से ज्यादा की मोटर क्या हो व्हीकल हो, मोटर व्हीकल हो। आ गई बात समझ में। अच्छा, मैन्युफैक्चरर जब अपने डीलर को, कितने क्वेश्चन के आंसर 3 के दे दी ना, मैन्युफैक्चरर अपने डीलर को जब भी क्या करता है कारें बेचता है, फिर डीलर हमको क्या करते हैं बेचते हैं, तो मैन्युफैक्चरर जब डीलर को क्या करता है कार बेचता है, तो वो भी क्या इसमें टीसीएस करता है, तो आंसर है नो, ठीक है ना, उस पे ये नहीं है। मैन्युफैक्चरर या कब क्या करेगा डीलर को करेगा, तो उस पे क्या नहीं है, इस सेक्शन में टीसीएस नहीं है। हाँ, डीलर जब हमको करेगा, डीलर जब हमको करेगा तो उस पे इस सेक्शन में तब उस पे क्या है टीसीएस है, तब उस पे है, डीलर जब करेगा तब है, मैन्युफैक्चर डीलर को करेगा तो उस केस में क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। यहीं पर एक बढ़िया क्वेश्चन क्या करते हो बता देता हूं। मान लीजिए फिर इस केस में मैन्युफैक्चर ने डीलर को करा, तो 206C सब सेक्शन 1F तो एप्लीकेबल हो नहीं पा रहा। तो फिर मान लीजिए डीलर हमारा ऐसा है जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, और इस साल उसने आपसे परचेज जो करी है 50 लाख से ज्यादा, तो क्या 194 क्यू में हो जाएगा, आंसर इज यस, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि ये तो लग नहीं रहा ना, ये तो लग नहीं रहा, वो इस ट्रांजेक्शन पे तो लग नहीं पाता है, तो फिर इसमें हो जाएगा। चलो मान लो इस वाले केस के अंदर भी डीलर जो है उसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं था, तो अब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो क्या सेलर जो मैन्युफैक्चरर है अब वो क्या टीसीएस इसमें कर पाएगा, आंसर इज यस कर पाएगा। तो सीक्वेंस समझ में आ गया ना आपको, अगर इसमें होना है तो हो जाएगा, इसमें नहीं होना है तो 194 क्यू, क्यू में भी नहीं होना है तो 206C सब सेक्शन कौन सा होगा, 1 क्या होगा, एच होगा, ठीक है ना, 1H होगा। अब यहाँ पर टीसीएस की क्या रेट होगी, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन के जवाब बना लिए, 5वें क्वेश्चन का जवाब है यहाँ रेट होगी कितने की, 1% की रेट से होगा, ठीक है ना, 1% की रेट से होगा। अब यहाँ पर एक देखिए सवाल बनता है, मैं तो कार बेच रहा हूँ 10 लाख से ज्यादा की, क्या है मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल है, मेरा सेलर कौन है, नन्ना मुन्ना बच्चा है, इंडिविजुअल है या फिर कौन है, एचयूएफ है, इंडिविजुअल है या फिर कौन है, तो मैं इंडिविजुअल हूं और क्या हूं, एचयूएफ हूं, तो क्या इंडिविजुअल एचयूएफ को भी आपसे, ठीक है भाई, आप तो बड़े लोग हो, 10 लाख से ज्यादा की एक क्या खरीद रहे हो, मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, ठीक है ना, लेकिन मैं तो इंडिविजुअल एचयूएफ ही हूँ, मैं तो इंडिविजुअल एचयूएफ हूँ, अब मैं क्या कैसे कलेक्ट करूं, मैं कैसे क्या करूं, जमा कराऊं, तो कोई रिलैक्सेशन है क्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 CR या प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं है, कौन सी ईयर का प्रीसीडिंग देखेंगे, इस साल का तो देख नहीं सकते क्योंकि ये साल तो रनिंग है। तो अगर आपके पिछले साल का क्या है टर्नओवर बिजनेस का 1 CR प्रोफेशन का 50 लाख से ज्यादा नहीं होता, तो ऐसे सेलर को क्या दी होती, एग्जम्पशन। ये बड़ा सिंपल है, टीडीएस में भी होता ही है कि ऐसे नन्हे मुन्ने इंडिविजुअल एचयूएफ कैसे डिडक्ट करके जमा कराएं, तो टीसीएस में होता है ऐसे सेलर कैसे कलेक्ट करके क्या करें, जमा कराएं, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए बायर है वो सरकार है, तो क्या सरकार से हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो आंसर इज नो। बायर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्लब, लोकल अथॉरिटी, पीएसयू, ठीक है ना, जो पैसेंजर पर्पस के लिए खरीद रहे हैं वो इसके अंदर क्या नहीं है, कवर नहीं है, ठीक है, वो इसके अंदर क्या नहीं है, कवर नहीं है। तो ये हमारे पास में 1% की क्या रेट है, स्पेसिफिक गुड्स है, सिंगल मोटर व्हीकल क्या हो 10 लाख से ज्यादा हो, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, टीसीएस होता है एट द रेट ऑफ कितने से, 1% से। आइए वन मोर स्पेसिफिक करते हैं, 206C सब सेक्शन कौन सा है, 1 कौन सा है, जी है, ठीक है, सब सेक्शन कौन सा, 1G है। यस, तो 206C सब सेक्शन कौन सा है, 1G। इसकी एप्लीकेबिलिटी कब है, इसकी एप्लीकेबिलिटी तब है जब हम कोई पैसा बाहर भिजवाते हैं अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में, जहां $2.5 लाख तक हम बाहर भिजवा सकते हैं, मेडिकल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस के लिए ऐसे हम भिजवा सकते हैं। तो इस सेक्शन की एप्लीकेबल कौन कलेक्ट करेगा, पहला क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली बात है आप ऐसे कैसे भिजवाओगे, ऑथराइज डीलर से क्या करोगे, पैसे भिजवाओगे।
तो वो आपका टीसीएस क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है ना, वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, वो आपसे पेमेंट कलेक्ट करेगा और पैसे को क्या करेगा, बाहर भिजवाएगा। ठीक है ना, बाहर भिजवाएगा। सेकंड, कितने से ज्यादा पेमेंट पे क्या होगा, टीसीएस होगा। तो एक्सीडिंग जो क्या होगा 7 लाख होगा, उस पे क्या होगा, टीसीएस होगा। एक्सीडिंग जो इन एक्सेस ऑफ क्या होगा, 7 लाख होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा, टीसीएस होगा, और टीसीएस होगा एट द रेट ऑफ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 7 लाख से ज्यादा। ऑथराइज डीलर करेगा 7 लाख से ज्यादा होगा तब करेगा जब अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में आप बाहर भिजवा रहे हो। और तीसरा, किस रेट से करेगा, एट द रेट ऑफ कितने से करेगा, 5% की रेट से करेगा। ऑब्वियसली बात है, पैन फर्निश नहीं करते हो तो टीसीएस के अंदर रेट डबल हो जाती है, तो फिर रेट कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। इसको कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा मैं, क्योंकि मालूम है रेट क्या होती है, डबल होती है जब पैन या आधार फर्निश नहीं करते हैं। तो 3 क्वेश्चन का हमको क्या मिल चुका है, आंसर मिल चुका है। ठीक है ना, अब इसमें चौथा देखिएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए बाहर पैसा क्या कर रहे हैं, भिजवा रहे हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए कितनों के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं। तो बाहर पढ़ने के लिए उनको यहाँ से फीस जमा करानी पड़ती है, तो फीस जमा कराने के लिए लोन लेते हैं, फिर पैसा बाहर क्या करते हैं, ऑथराइज डीलर से बाहर भिजवाते हैं। तो सबसे पहली बात है, जो बात बता रहा हूँ वो कब लगेगी, जब आपने लोन लिया हो। सेकंड पॉइंट है, फिर वो एजुकेशनल पर्पस के लिए क्या करा हो, आपने बाहर भिजवाया हो। तो फिर 5% की जगह, देखो एजुकेशनल पर्पस से लोन लेके काम कर रहे हो, तो 5 की जगह 0.5% की रेट से क्या होगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। ऑथराइज डीलर इसलिए कलेक्ट करता ताकि उसको ये सरकार को मालूम पड़े भाई कौन से ऐसे हैं जिनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एजुकेशनल है इसलिए 5% की जगह 0.5% क्या है, काफी है। इन एक्सेस ऑफ कितने पे होगा, 7 लाख पे होगा। हाँ ध्यान रखना, लोन होना चाहिए फिर एजुकेशनल होना चाहिए। अगर आप बिना लोन लिए पैसा एजुकेशनल पर्पज से बाहर भिजवा रहे हो, तो इतने पैसे वाले हो कि आपकी बाहर की पढ़ाई के लिए पैसा है आपके पास में, तब तो 5 ही होगा। लोन लेके क्या कर रहे हो, बाहर भिजवा रहे हो, तो 0.5% की रेट से क्या होता है, इन एक्सेस ऑफ क्या होता है, 7 लाख होता है। और पैन फर्निश नहीं करने पे, ये तो मालूम है, नहीं तो हम आगे पढ़ लेंगे, पैन नहीं फर्निश करने पे ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर हो जाता है, तो 5% की रेट से क्या होगा, टीसीएस होगा। तो ये तो कौन हो गया, ऑथराइज डीलर हो गया। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होती है, 5% की रेट है, लोन वाला भी बता दिया 0.5 हो जाएगा, इन एक्सेस ऑफ क्या होगा, 7 लाख होगा, बहुत विशेष बात नहीं है। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो भी विदेश लोग क्या कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अभी नेपाल जा रहे हो आप, श्रीलंका जा रहे हो, कहीं पर भी विदेश जा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, टूर ऑपरेटर से क्या करते हो, पैकेज वैकेज लेते हो। तो जो टूर ऑपरेटर आपको क्या करता है, पैकेज जो बेचता है, तो जो भी सेलर ऑफ क्या होगा, ओवरसीज टूर क्या होगा, पैकेज होगा। अभी जैसे मान लीजिए मैं विदेश घूमकर आया था, तो मैंने एक कंपनी है सूटकेस डायरी है, उस कंपनी से अपना क्या बनवाया था, पैकेज लिया था पूरे घूमने का। तो उन्होंने मेरे से जितना अमाउंट लिया उस पे 5% क्या लिया, टीसीएस लिया। मुझे तो मालूम ही था कि ये टीसीएस है। ठीक है ना, प्रैक्टिकली भी क्या हुआ, देखा गया। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि यस, हम जब क्या करने हैं, बाहर घूमने के लिए कोई ओवरसीज टूर क्या लेते हैं, पैकेज लेते हैं, कितने भी अमाउंट का लो, कितने भी अमाउंट का लो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सिंगल घूमने जा रहे हो, मान लो 2 लाख रुपए का ही पैकेज है। आप 10 जने घूमने, आप 5 जने क्या कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हो, आप मान लीजिए आपने 15 लाख का पैकेज लिया, कितने का भी लिया। ठीक है, 5% की रेट से क्या होगा, टीसीएस होगा। इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या, आंसर ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। पैन फर्निश नहीं करोगे तो मालूम ये रेट क्या होती है, टीसीएस में ट्वाइस हो जाती है, तो 5 की जगह कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, 5 की जगह क्या हो जाएगा, 10% की रेट से हो जाएगा। इसमें कोई थ्रेशोल्ड क्या नहीं है, लिमिट नहीं है, छोटा सा एक सेक्शन था। अच्छा, मान लीजिए आपने जो भी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट करा है, उस पे टीडीएस हो रहा हो 194C में, यहाँ पर ये बोल रहे हैं टीसीएस भी हो रहा है, तो कौन प्रिवेल करेगा, तो ऑब्वियसली बात है टीडीएस पहले क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। तो कोई भी क्या नहीं होगा, टीसीएस नहीं होगा इस सेक्शन के अंदर। अगर उस ट्रांजेक्शन पे क्या होता हो, टीडीएस होता हो, जैसे एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर वहां टीडीएस होगा, तो फिर यहाँ क्या नहीं होगा, टीसीएस नहीं होगा फिर वो। तो कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है बाहर जाने पे। आप मेरा एग्जांपल ध्यान रखिएगा, मैं सिंगल जना घूमने गया था, ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए क्या करे लगे, तो उस पे 5% उन्होंने क्या करा, टीसीएस में से कलेक्ट करा। हालांकि उसका मेरे को क्या मिल जाता है, रिटर्न में क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन कोई यहाँ पर क्या नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी। ठीक है, तो ये सेक्शन हमने कवर कर लिया।
आइए वन मोर, अब यहाँ पर है, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। 206C सबसेक्शन कौन सा है? 1 है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, सेलर ही टीसीएस कलेक्ट करेगा। ठीक है, कौन कौन से हैं गुड्स आप देख लीजिए। कौन कौन से गुड्स हैं? एल्कोहलिक लीकर, कौन सी वाली? जो ह्यूमन कंजम्पशन होती है, ड्रिंकिंग वाली, 1% की रेट है। कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा, ये तो बहुत पुराने सेक्शंस हैं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्पेसिफिक गुड्स हैं, तो स्पेसिफिक गुड्स क्या करते हैं? प्रिवेल करते हैं ऊपर। तेंदू लीव्स होती है, जिसमें क्या होता है? बीड़ी पत्ता क्या होता है? बीड़ी बनाई जाती है, तो रोल करी जाती है ना तंबाकू को, जिस लीव्स में 5% की रेट है। ठीक है ना। टिम्बर जो होती है, लकड़ी होती है, 2.5% की रेट है। अदर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जंगलों से और भी चीजें क्या होती है? मिलती है, रीठा वीठा, ठीक है ना, 2.5% की उस पे क्या टीसीएस की रेट है। स्क्रैप जो होता है, जो कटिंग वटिंग से हो जाता है, फिर वो एज सच यूजेबल नहीं होता है, मतलब आपको उस कंडीशन में आप उसको क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। और स्क्रैप बनता कैसे है? कटिंग वटिंग करने से, कोई ऐसे ट्रीटमेंट विटमेंट से हो जाता है स्क्रैप, जो एज सच कभी भी क्या नहीं होता? यूजेबल नहीं होता। तो स्क्रैप पे रेट है 1% की। कोल, लिग्नाइट और कौन सा? आयरन ओर, ये सिर्फ तीन है। कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर 1% की रेट है। तो ये रेट तो ध्यान रखनी पड़ती है। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%, स्क्रैप 1%, कोल लिग्नाइट क्या हो गया? 1%। तो 1% रेट हो गई। ठीक है ना। 2.5% क्या हो गया? ये जो जंगलों से क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है, और भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट भाई है। और सबसे ज्यादा तो क्या होगा? बीडी है, तो उस पर क्या रहेगा? 5% रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले बताइए, ये सेलर जो नन्हे मुन्ने होते हैं, कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे जमा कराएंगे? तो ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ सेलर जिनके बिजनेस के टर्नओवर 1 CR या प्रोफेशन की रिसिट 50 लाख से ज्यादा नहीं हो, किसके अंदर? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको एग्जाम्पशन है, उनको टीसीएस क्या नहीं करना? कलेक्ट नहीं करना। अगर आपका बायर कौन है? गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के तो वैसे टैक्स नहीं होता, तो उस पे आपको क्या नहीं करना? टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। अगर बायर वो है जिसको आपने रिटेल क्या करी है? सेल करी है। क्या करी है? रिटेल सेल करी है, कंजम्पशन पर्पस है, तो वो कहां से इनकम कमाएगा? भाई टीसीएस क्या होता है? सामने वाले की कोई इनकम कमाएगा, इसलिए अपन उससे क्या करते हैं? टैक्स ले करते हैं। अब मान लीजिए एल्कोहलिक लीकर, कोई वाइन शॉप है, लीकर क्या कर रहा है? बेच रहा है। ठीक है ना। जो खरीद रहे हैं वो पर्सनल कंजम्पशन पीने के लिए है, तो उससे इनकम थोड़ी जनरेट करेंगे। तो रिटेल सेल पे क्या नहीं होता है? टीसीएस नहीं होता। मतलब जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए बेच रहे हो ना, ठीक है, तो ट्रेडिंग पर्पस पे क्या नहीं होगा? टीसीएस नहीं होगा। गवर्नमेंट का ऑब्वियसली बात है, इनकम टैक्स होता नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? उन पे भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप कौन हो? एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, खरीदने वाला कौन है? मैन्युफैक्चरर है। ठीक है ना। जो उस गुड्स को, मान लीजिए कोल को, टाटा हो गया, इससे याद रख लीजिएगा क्या हो गया? टाटा कंपनी है। ठीक है, तो वो कोल को क्या कर रहे हैं? आयरन बनाने में क्या लेंगे? आयरन बार्स बनाने में काम लेंगे, तो वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो जो मैन्युफैक्चरर में काम लेते हैं, प्रोसेसिंग में क्या लेते हैं? काम लेते हैं, जनरेशन ऑफ पावर में काम लेते हैं, उनसे आप डिक्लेरेशन ले लीजिए कि आप इसको कौन से पर्पस के लिए खरीद रहे हो। आप इसको मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, इससे कोई प्रोसेसिंग करोगे, इससे आप जनरेशन ऑफ पावर करोगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनका क्या नहीं करेंगे? टीसीएस नहीं करेंगे। ट्रेडिंग पर्पस में इनकम कोई जनरेट होगी नहीं, क्या नहीं करेंगे? टीसीएस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का हमको वैसे ही क्या नहीं करना होता? टीसीएस नहीं करना होता। ठीक है, सब सेक्शन 1C के अंदर क्या है? लेसर लेसी को लीज पे दे रहा है, कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्किंग, ठीक है ना। अब वो कहीं की भी पार्किंग हो, रेलवे स्टेशन पे हो, बस स्टैंड पे हो, एयरपोर्ट, कहीं की भी क्या होती है? पार्किंग होती है। ठीक है ना। सिटी बाजार के अंदर पार्किंग के क्या होते हैं? लाइसेंस दिए जाते हैं, ठेके दिए जाते हैं। 2% क्या होता है? ठेके के अमाउंट का टीसीएस क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो अपनी इनकम बताते ही नहीं है। 50 लाख कमाएंगे, बताएंगे पार्किंग से 5 लाख की क्या हुई है? इनकम हुई है। तो एक तरीका क्या होता है? जितने का लीज अमाउंट है उस पर 2% उनसे क्या करते हैं? टीसीएस कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। ये कौन हो गए? टोल प्लाजा है। माइनिंग के लिए क्या करते हैं? माइंस वाइंस देते हैं ना, गवर्नमेंट परमिशन देती है क्या करने की? माइनिंग करने की। जैसे पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, कोल हुआ, मिनरल ऑयल नहीं, ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं? मिनरल ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी कोई सा भी क्या कर रहे हो? माइनिंग के लिए दे रहे हो, जैसे कोल माइंस के लिए दे रहे हो। अच्छा, माइन के लिए दोगे तो 2% होगा। उनमें से माइन में से कोयला निकाल के जब बेचोगे तो 1% होगा। और जिसने कोयला खरीदा है वो अगर बोल रहे हैं मैं तो इससे जनरेशन ऑफ क्या करूंगा? पावर करूंगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आई ना? ट्रांजेक्शन क्या हुई? सरकार ने आपको क्या दिया? लाइसेंस दिया। ठीक है ना। माइन लाइसेंस दिया कोयला निकालने का, 2% लीज अमाउंट का, उसमें से कोयला निकाल के बेचा आपने, 1% है। अच्छा, जिसको अगर आपने बेचा
वो मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो बोलती है मैं तो इसको मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में या जनरेशन पावर में काम लूंगे, तो उसके बेचते समय आपको क्या नहीं करना है, टीसीएस नहीं करना। तो ये सारा हमारा क्या हो चुका है, टीसीएस यहाँ पर हो गया। 194Q एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। एक बड़े सिंपल सा सर्कुलर जिसको आपको समझना अब कुछ भी क्या नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। अगर कोई ट्रांजेक्शन आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटी कॉमोडिटी के अंदर करते हो, सारी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन होती है, पैन वैन सारा होता है। ठीक है। स्टॉक ब्रोकर से आप शेयर खरीदते हो, बेचते हो, तो उस केस के अंदर ये जो 194O ये जो सेक्शन है ना, भले ही आप क्या हो, बायर हो, आपका टर्नओवर क्या है, 10 करोड़ से ज्यादा है, इस साल आपने परचेज करी है, 50 लाख से ज्यादा के शेयर खरीदे, आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदे, लेकिन यहाँ कोई टीडीएस टीसीएस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन क्या होती है, बिल्कुल वेल रिकॉर्डेड होती है। इसके अंदर आप किसी भी तरीके से इनकम में चोरी कर ही नहीं सकते। मान लीजिए मैं अपने जीरोधा अकाउंट से क्या करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है। तो वो सारी ट्रांजेक्शन क्या होती है, व्हाइट में होती है, क्योंकि वो सारी स्टॉक एक्सचेंज से होती है। ठीक है। सारी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन क्या होती रहती है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, कोई एग्जाम में आने लायक बात भी नहीं है, सिंपल है। इस चीज पे कोई टीडीएस क्या नहीं होगा, टीसीएस नहीं होगा। और सेकंड वाला तो मैं आपको ऑलरेडी क्या कर चुका